हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज है 14 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। तो आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द पर्सन इन न्यूज़, डेफिनेटली आप इनको जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो बेसिकली इन ये न्यूज़ में क्यों हैं, तो इनकी एक स्टेटमेंट की वजह से, जिसमें इन्होंने कहा है वी डोंट वांट अ वॉर, हमें वॉर नहीं चाहिए। इन्होंने और भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और भी कुछ बातें कही हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि रशिया किस समय भी अपने न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं, जो उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका यूज़ कर सकता है। तो अगर रशिया उनका यूज़ करता भी है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है कि अगर रशिया यूज़ करता भी है अपने न्यूक्लियर वेपन, तो फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय तक नहीं करेगा। जी हाँ, इन्होंने साफ कह दिया है कि वी डोंट वांट अ न्यूक्लियर वॉर। तो इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी की जा रही है, बट यूक्रेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि ये पब्लिकली बोलना ज़रूरी था, ये जो स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, ये बताना ज़रूरी था, इससे रशिया और कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा। तो इतना ही था इनके बारे में। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। देखो, रोज़ थॉट ऑफ द डे तो मैं बताता ही हूँ, तो आज सोचा थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाए। हालांकि आपको पता होगा, बट कभी कभी डोज ले लेनी चाहिए, याद रहता है। नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम शुरू करेंगे राइट टू इक्वालिटी। देखो, सबसे पहले जब भी फंडामेंटल राइट्स का नाम आता है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी हमारे माइंड में आता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये राइट टू इक्वालिटी को डायरेक्ट करते हैं। नाउ ये क्या कहता है, ये कहता है इक्वालिटी मस्ट बी बिफोर लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। तो मतलब कोई भी कानून बनाया जाएगा, इक्वालिटी को देखते हुए बनाया जाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी, कोई पब्लिक डोमेन में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उसमें इक्वालिटी को रखा जाएगा, अनइक्वालिटी की कोई जगह नहीं है। ठीक है। द प्रोहिबिशन of discrimination on the grounds of religion, race, sex or place of birth. Now the second one is right to freedom. तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये आर्टिकल्स बताते हैं राइट टू फ्रीडम को। दैट वी हैव फ्रीडम, वी हैव चॉइस टू लिव, वी हैव सर्टेन राइट्स ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड अगेंस्ट रेस्ट एंड डिटेंशन। द नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24. So we have the right against exploitation like human trafficking and forced labor, especially the child labor. Right to freedom of religion. So this article 15, 16, 17, oh, I'm sorry, article 25, 26, 27, 28. So this tells about the right to freedom of religion. We have freedom to believe in any religion, have a belief or faith in any religion and practice it and instruct it. We can give the instructions and we can propagate it as well. सो बेसिकली हम इसमें बिलीफ भी रख सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं और इसको फैलाने में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है। देन अगेन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे। ठीक है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो डेफिनेटली अगर ये जो जितने भी ऊपर फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई भी और लॉ है, तो अगर ये इसमें हम क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, अगर इनको वॉयलेट किया जाता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे देख सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो बट इसमें एक ये बात भी है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक केस फाइल कर सकते हैं। वी हैव दिस काइंड ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और सबसे फेमस इसमें केस रहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का, अगर आपको याद हो तो। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस। नाउ आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम आज पढ़ रहे होंगे SC स्प्लिट ऑन हिजाब, जो हिजाब की कंट्रोवर्सी थी कर्नाटका में, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने कह दिया था कि दैट
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट देखा गया है, दो मत देखे गए हैं। नेक्स्ट इज मेडन फार्मा से एक और न्यूज़ है, पराठा वर्सेस चपाती। सो ये एक बेसिकली केस स्टडी कह सकते हैं जो हमें दिखाती है कि फेलियर ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, और किस तरीके से हमारा जो टैक्स का इकोसिस्टम है उसको खोखला कर रहा है। देन मिशन कर्मयोगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। चाइना वॉन्ट्स यूएस, शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। और यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो हर साल की तरह इस साल भी यूएस ने अपनी एक डॉक्यूमेंट निकाला है अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का। उसमें इंडिया की क्या प्लेस है और कितना इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो 4 देशों के बारे में करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना। तो इनको यूएस ने क्या क्या प्लेसेस दी हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट आवर टॉपिक, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल के मैंने लेक्चर में आपको बताया था दैट वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट डाउन बिलो, जो भी इन चारों में से आपको लगते हो, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर शशि थरूर, इन चारों में से जो भी आपको पता हो सही आंसर का मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो शुरुआत करेंगे GS3 की इकोनॉमी सेक्शन से। वीट एंड राइस स्टॉक्स हिट 5-year लो। तो जैसे कि मैंने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि इंडिया वॉज द नेट एक्सपोर्टर, एंड यस इंडिया वॉज द नेट एक्सपोर्टर, क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करता था। बनाता कौन है सबसे ज़्यादा? वीट प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना। बट एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा? वो करता है इंडिया, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। बट अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी टैक्सेस लगाए, काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ लगाई। क्यों? जिसकी वजह से जो वीट की सप्लाई है, माने जो वीट का एक्सपोर्ट है वो कम हो सके, वीट का एक्सपोर्ट कम हो सके। क्यों? क्योंकि वीट के स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं। आप देखेंगे, ये ट्रेंड देखिए, ग्राफ देखिए, पहले 372, देन 433, 5, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है फिगर्स। 2021 के टाइम पर हमारे फिस्कल ईयर 2021 816.03 इतना लैक टन्स था। बट अब क्या हुआ है? एकदम से सडन डिक्लाइन हुआ है। कितना? 3-4 साल पीछे तक का डिक्लाइन। जितना 3-4 साल पीछे था हमारा, उतना 1 साल के अंदर अंदर वीट का स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ वेरी कंसर्न्ड। और अभी हमें रिक्वायर्ड कितना है? हमें इतना रिक्वायर्ड है। आप सोचो, जितना हमारे पास है लगभग उतना ही हमें रिक्वायर्ड भी है। तो ये है मैटर ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पर एक बात और कही है, इन्फ्लेशन। तो देखो, ये बात देखी गई है, जब जब स्टॉक कम होते हैं, तब तब प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना। तो स्टॉक्स जब जैसे ही कम होएंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। और वैसे ही आपको दिख रहा होगा, वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ब्रेड्स हो या वीट का और कोई बना आइटम हो, सब के सब उनके प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। तो जो वीट है उसके स्टॉक्स कम होने की वजह से इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो सीरियल इन्फ्लेशन है वो इस टाइम पर सितंबर के मंथ जो अभी गुजरा है उसमें 11.5, सीरियल इन्फ्लेशन 11.5% तक जा चुकी है, जो कि हाईएस्ट था 2013 से अब तक का। अब मैटर क्या था, अब क्या करा जाए? अब ये बेसिकली गवर्नमेंट की प्लानिंग है इंपोर्टिंग 2 to 3 मिलियन टन्स ऑफ वीट। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितने की है हमको? अभी हमको 307.7 के अराउंड लाख टन्स की है, और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कितने? 30 लाख टन्स के आसपास अभी इंपोर्ट करने का वीट। पब्लिक स्टॉक के लिए वो
2 से 3 मिलियन टन्स ऑफ वीट इंपोर्ट करने की बात कर रही है। अब देखो अभी तक क्या था, इंडिया क्या था, इंडिया था नेट एक्सपोर्टर, बट अभी इंडिया क्या बनने वाला है, इंपोर्टर। नेट इंपोर्ट करेगा अब इंडिया। सो ये काफ़ी बैड न्यूज़ थी। नाउ इसके साथ एक और न्यूज़, पराठा वर्सेस चपाती। देखो यार, पराठा वर्सेस चपाती, ये जो एक न्यूज़ है जो हमने डिस्कस करा था अभी पहले इन फोकस टुडे में, ये बेसिकली GS3 से कंसर्न है, इकोनॉमी सेक्शन से। अब क्या है ये दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GST, ये GST से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है पराठा वर्सेस चपाती, ये बेसिकली क्या है, केस स्टडी है। ये एक केस स्टडी है कि ये बताने के लिए कि किस तरीके से GST रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और कैसे वो हमारे एक कह सकते हैं जो टैक्स हमारा टैक्स इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से खोखला कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर पढ़ेंगे कंपनीज इन बिजनेस से रेट्स कांट बी हायर सिंस द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट बोथ इज होल व्हीट एंड फ्लोर। अब देखो ये जो पैकेज्ड पराठा होता है जो आपने देखा होगा, हल्दीराम का देखा होगा, वेदीलाल का देखा होगा, और भी कुछ कंपनीज हैं, बिग बास्केट वगैरह भी कर रही हैं पैकेज्ड पराठा। और जो हम चपाती अपने घर में बनाते हैं उनके प्राइस, उनके ऊपर जो GST लगती है दोनों पे वो अलग अलग है। जो चपाती पे ओवरऑल GST निकल कर आती है व्हीट वगैरह का लगाकर, सब लगाकर, जो अगर आप देखें जो आप कट्टा लाते हैं आटे का, उस इन सब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सिर्फ 5% का लगता है। कितना, 5% का टैक्स। बट वहीं पर गवर्नमेंट जो पैकेज्ड पराठा है उससे क्या चार्ज कर रही है, उससे 18% का स्लैब चार्ज कर रही है GST। इट्स अ GST 18% की, और वहीं चपाती पर 5%। तो कंपनीज का बेसिकली ये जो केस है ये वेदीलाल का फाइल करा हुआ है, वेदीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इनका ये कहना है कि 18% अट्रैक्ट क्यों कर रही है GST, जबकि जो चपाती है उस पर 5% करती है। और इनका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इनका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है वो तो होल व्हीट है, दोनों का ही होल व्हीट फ्लोर जो है, आटा जो है गेहूं का वो है। तो फिर अलग अलग टैक्स क्यों। तो इसके ऊपर जो गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, बेसिकली उसका ये कहना है कि जो सच पैकेज्ड पराठे होते हैं वो 3 से 4 मिनट की कुकिंग भी मांगते हैं। जो पैकेज्ड होते हैं वो सिंपल ऐसे ही पैक्ड नहीं होते, उनके ऊपर और भी कुकिंग करके उनको पैक किया जाता है। और उनको कब तक, इट रिक्वायर 3 to 4 मिनट ऑफ कुकिंग टिल इट टर्न गोल्डन ब्राउन ऑन बोथ साइड, एंड द व्हीट कंपोनेंट इन द पराठा वेरीज फ्रॉम 36 to 62। तो मतलब जो चपाती हम यूज़ कर रहे हैं वो आपने देखी होगी, जो चपाती होती है उसमें 100% व्हीट फ्लोर होता है, बट आपके में 100% नहीं है। जो पराठा है पैकेज पराठा उसमें 100% तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों सेम नहीं है। अब इसके ऊपर वेदीलाल का एक और चीज़ कहना है कि अगर आप ब्रेड्स देखें तो अलग अलग ब्रेड्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कोई आटा ब्रेड होती है, कोई जो है मैदा ब्रेड होती है, तो कोई स्वीट ब्रेड होती है, कोई अब तो वो आ रही हैं मल्टी आटा ग्रेन ब्रेड वगैरह आ रही हैं। तो ये सारी क्या है, ये तो आप ब्रेड की तरह ट्रीट करते हो ना इन सबको अलग अलग कैटेगरी तो इन सबकी सेम है, इन सब के ऊपर एक ही टैक्स लगता है, सेम टैक्स लगता है, तो फिर इस पे अलग टैक्स क्यों लगाना। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन ब्रेड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स एंड क्लासिफाइड should not merely be guided by its nomenclature. This was cited by Vedilal when it's appeared before the authority in Gujarat. तो हाँ, बेसिकली जो गुजरात ने ये वाली बात कही कि आप की जो वो 100% लगती है चपाती में और आपका जो पैकेज्ड पराठा उसमें 100% नहीं लगती, तो दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके ऊपर वेदीलाल ने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये नहीं देखना था कि इस पे कितना % टैक्स लगता है और इस पे कितना लगता है। बेसिकली इट्स अ केस स्टडी जो मैं बता रही थी कि GST है वो रिफॉर्म्स उसको चाहिए, उसमें और ज़्यादा गाइडलाइंस आनी चाहिए। और ये कोई एक केस नहीं है जो चल रहा है, ऐसे और कई सारे केस हैं
ये हमें दिखाता है फेलियर ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी। और जीएसटी को 5 साल होने जा रहे हैं, अब जीएसटी को 5 ईयर्स हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। और ये इकलौता केस नहीं है जो चल रहा है, ऐसे और भी कुछ केस हैं, जैसे पैराशूट। आपने ऑयल देखा होगा, जो कोकोनट का ऑयल होता है, पैराशूट ब्लू कलर के पैकेजिंग में आता है, उसके ऊपर एक केस चला था कि वो हेयर ऑयल है, वो कुकिंग ऑयल है, या फिर वो कोकोनट ऑयल है सिंपल। तो वो एंड में कुकिंग ऑयल निकला। क्यों निकला? क्यों ऐसा क्यों उन्होंने कहा पैराशूट की तरफ से, और वो केस जीते भी, क्योंकि कुकिंग ऑयल पर टैक्स कम लगता है। ऐसे ही नेस्ले की किटकैट आपने खाई हो कभी, तो उसके ऊपर भी केस चला था कि चॉकलेट है या बिस्किट। ऐसे ही जो डाबर का जो मंजन है, लाल दंत मंजन, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा भी, एक तो पैराशूट का केस है, एक नेस्ले का केस है, और एक डाबर लाल मंजन, इसके ऊपर भी है कि ये टूथ पाउडर है या फिर एक मेडिकल ड्रग है। तो ये बेसिकली हमें कोई रोटी पराठा या तेल के बारे में नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था जीएसटी। इट्स अ पार्ट ऑफ आर GS3 इकोनॉमी सेक्शन। तो इट शोज द फेलियर ऑफ व्हाट, जीएसटी किस तरीके से इंडिया में फेल कर रही है, और जो एक हम कह सकते हैं जो हमारा टैक्स इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से हर्डल क्रिएट कर रही है, और इसमें रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब नाउ दिस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक राइट नाउ, द हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका की। तो बेसिकली इसमें दो मत बने हैं, जो दो जस्टिस हैं, दो, एक तो है हेमंत गुप्ता और दूसरे सुधांशु दलिया। तो इन दोनों के बीच में आया सुधांशु दलिया, जबकि हिजाब को पहनने के फॉर में है, और जो हेमंत गुप्ता हैं वो अगेंस्ट में हैं। तो बेसिकली मुद्दा क्या है और इन दोनों के क्या मत बने हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी गई हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है, इसमें दो एक फंडामेंटल राइट्स आए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले मैंने आपको आज की क्लास में फंडामेंटल राइट्स बताए भी थे, वो कहीं ना कहीं इसीलिए बताए थे। क्या है फंडामेंटल राइट्स? एक तो आता है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि द गर्ल्स हैव राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। उनके पास चॉइस है रिलीजन को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। तो इस राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट में जो बात कही गई है हेमंत गुप्ता जी के द्वारा, उन्होंने कहा है दैट वियरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन द रिलीजन इस्लाम। इस्लाम में हिजाब पहनना कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। जैसे एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है? एसेंशियल प्रैक्टिस 5 बार कुरान को वो नमाज पढ़ना है ना। तो ये सब पढ़ना क्या है? एक एसेंशियल प्रैक्टिस। बट हिजाब पहनना इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस। तो ये राइट टू रिलीजन में कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो दो राइट्स फिर से आए हैं, जो कि दुलिया जी ने फिर से एक और राइट के बारे में बताया, राइट टू फ्रीडम। उन्होंने फिर से एक और राइट का जिक्र किया, राइट टू फ्रीडम, दैट चाइल्ड कैरीज हर डिग्निटी, प्राइवेसी इवन व्हेन शी इज द इनसाइड द स्कूल गेट। तो इसके अगेंस्ट जो जस्टिस गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा है दैट राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी सिर्फ किसी एक का फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट ऑल्सो। एक स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो मेंटेन करे, क्या मेंटेन करे? अपने देश में, अपने कंट्री में इक्वालिटी का एनवायरनमेंट। और ये जो सेक्युलर स्कूल है, जो सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, सेक्युलरिज्म, तो इसकी जो हम बात करते हैं, वो एक सेक्युलर स्कूल में अगर ये हम डिस्क्रिमिनेट ना करें और एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आए, तो राइट टू इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जा सकता है। बट फिर से वही बात आती है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू वियर हिजाब, डिग्निटी, प्राइवेसी, ये टॉपिक्स आए हैं। तो इस बात पे भी ये कहा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टू प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है सभी स्टूडेंट्स में,
कहीं ना कहीं इनकरेज करना है सेक्युलरिज्म को। किसमें? एनवायरनमेंट में। देखो इसके ऊपर ना दो एडिटोरियल्स आए हैं, एडिटोरियल्स, और एक एक्सप्लेन्ड है। एक्सप्लेन मुझे ऐसा लगता है मोर देन इनफ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से लगता है कि ज़्यादा है। आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। बट एडिटोरियल्स बहुत ही शानदार दोनों एडिटोरियल्स हैं, दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ ये दो एडिटोरियल्स, पहला शी द स्टूडेंट और स्प्लिट द वाइड ओपन, ये दोनों ही हिजाब कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। हिजाब वर्डिक्ट, ओके, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या केस है, और क्या दोनों तरफ से पक्ष आए हैं, कौन से राइट्स की बात हो रही हैं और क्या है। बट अभी हम यहाँ पर एक एक बहुत इन सब चीज़ों के बीच, इन स्प्लिट ऑफ SC हिजाब वर्डिक्ट, एक क्वेश्चन तो क्लियर है, वन क्वेश्चन इज क्लियर, आर वी मेकिंग देयर लाइफ बेटर? क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, क्या उनकी लाइफ बेटर होएगी? तो देखो इस एडिटोरियल में यहाँ से यहाँ तक तो उसी बारे में बात करी गई है कहीं ना कहीं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, अ कंसर्न रिगार्डिंग एजुकेशन। हाँ देखो ये एक टॉपिक है कंसर्निंग रिगार्डिंग एजुकेशन। कई सारी फीमेल्स पे, कई सारी गर्ल स्टूडेंट्स पर ना एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर वो बिना हिजाब के जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन नहीं लेने दी जाएगी। कई जगह उनके पास, कई ऐसी फैमिलीज में रेस्ट्रिक्शन है। तो इस टॉपिक को छेड़ना, इसको एक इतना बड़ा मुद्दा बनाना, कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन से दूर लेके जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट। तो देखिए इन्होंने इसमें भी एक ही टॉपिक को छेड़ा है, आर वी मेकिंग हर लाइफ बेटर। ठीक है, क्या ऐसा करके हम उनकी लाइफ बेटर बना रहे हैं? अगर वो हिजाब पहनकर आई थी तो इसको इतना बड़ा टॉपिक बनाकर एक वाकई में उनके ऊपर एक ये लगा देना कि हाँ अब तो आपको हिजाब पहनकर जाना ही जाना है। देखो कई जगह हुआ होगा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ कि इतना बड़ा टॉपिक बन जाने के बाद इस चीज़ को, जिनको कंपलसरी नहीं था फैमिली की तरफ से भी हिजाब पहनना, अब उनके लिए भी कंपलसरी हो गया होगा कहीं ना कहीं, है ना। और ये इन्होंने ईरान से कंपेयर भी किया है, जो ईरान में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं उससे कंपेयर भी किया है कि दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, कि कोई मना कर रहा है पहनने को, कोई कह रहा है पहनने को, दोनों ही सेम चीज़ हैं, दोनों की ही बात है चॉइस की। दोनों की क्या बात है? चॉइस की बात है। अब जो दूसरा एडिटोरियल है वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है, आर बी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर, कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा है। बट ये कई और सारे क्वेश्चंस उठा के लेके आता है। जैसे एक क्वेश्चन तो है, इफ़ हिजाब इज इंडीड अ मैटर ऑफ चॉइस, वाई आर इंडियन मुस्लिम कंजर्वेटिव कंटिन्यूइंग टू मेंटेन आर साइलेंस ओवर ईरानियन वुमेन राइट टू चूज और रिफ्यूज हेड कवरिंग। तो इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कंसर्न को एक रेज किया है कि जो लोग बार बार ये मुस्लिम हिजाब राइट्स और रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहाँ कहाँ हैं जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर बातें क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सोसाइटी में कोई ऐसे एलिमेंट्स भी बैठे हैं जिनका काम सिर्फ भड़काना है। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने यही बात करी है कि जो मुस्लिम इंडिया मुस्लिम के कंजर्वेटिव पे बात कर रहे हैं वो साइलेंट क्यों है ईरान के उस पे। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये आता है कि जो अब देखो इसमें लिखा है, डू मुस्लिम गर्ल्स स्टडिंग इन मुस्लिम रन स्कूल 3 year old इंक्लूडेड हैव राइट टू चूज, दे सिंपली मस्ट कंफर्म। देखो इसमें भी ना दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर एक 3 साल की बच्ची है, अगर वो भी यही पहनकर आती है, ठीक है, तो क्या वाकई में वो भी उसकी चॉइस है? क्या वो अपनी चॉइस से पहनकर आई? क्या उसमें इतनी समझ है? तो एक तो सवाल ये है कि क्या वाकई में ये चॉइस का मैटर है, और दूसरा सवाल इसी में ही ये आता है कि जो मुस्लिम रन स्कूल्स हैं जहाँ पर ये मैंडेटरी है, जहाँ पे हिजाब मैंडेटरी है, क्या वहाँ पे भी ऐसी कोई चॉइस है कि वो आना चाहें या ना आना चाहें? ये एक और टॉपिक इरेज होता है, क्योंकि उन मुस्लिम स्कूल्स में तो क्या चल रहा है, पहले नकाब फिर किताब।
और ये जो ये पूरा केस चल रहा है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी देश में चल रही है, इसमें कोई एक दो सवाल नहीं है, कई सारे और सवाल हैं। जैसे कि ये क्लासरूम बिकमिंग अ न्यू एरेना फॉर कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। अभी तक बस यही देखना बाकी था कि क्लासरूम्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ भी होने लगा है। मुस्लिम गर्ल्स इन हिजाब एंड हिंदू बॉयज इन सेफ्रॉन स्कार्व्स, डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म, दीज आर द डेंजरस वर्ड्स। तो इस पूरे एडिटोरियल में बस यही बात करी गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द एडिटोरियल बाबूज टू कर्मयोगीज। दिस इज द एडिटोरियल ऑन द मिशन कर्मयोगी। तो जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन कर्मयोगी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कर्मयोगी मतलब सिविल सर्वेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो कर्मयोगी एक्चुअल में टर्म कहाँ से आई है? ये टर्म आई है भगवद गीता से। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कर्मयोगी एक ऐसे व्यक्ति होता है जो सोसाइटी के लिए काम करता है सेल्फलेसली, बिना किसी फल की चिंता करे। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी में बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को ना एक अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्चुअली उनकी ट्रेनिंग को रीडिफाइन किया जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इसमें क्या है। तो हाँ, राजीव गांधी जी का एक काफ़ी फेमस कोट था कि 1 रुपये जब हम दिल्ली से भेजते हैं तो वो किसी बेनिफिशरी के पास तक जाते 15 पैसा बन जाता है। मतलब इस तरीके का करप्शन था, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उस टाइम पर। और ऐसा नहीं है कि तभी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, वो आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। जैसे हमने देखा एयर इंडिया, ये जो लॉस में जा रही थी, कोल माइंस हैं, या हमारे बैंक्स, मैंने कल भी डिस्कस किया था एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स में बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़्यादा रेट से बढ़ रहे हैं पब्लिक बैंक्स में, बट प्राइवेट बैंक्स में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब गवर्नेंस को दिखाता है, उसके फेलियर को दिखाता है कहीं ना कहीं। बट हाँ, प्रॉब्लम्स हैं तो इनके सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, हाउएवर फॉर एवरी चैलेंज देयर इज़ अ यूनिक इनोवेटिव सॉल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी direct benefit transfer initiative using GEM Trinity has for instance turned Rajiv Gandhi's lament on its head। तो बेसिकली इसमें यही बताया है कि जो राजीव गांधी जी ने जिस मुद्दे के ऊपर अपना शोक प्रकट किया था, जिस मुद्दे पे वो बोले थे, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखाया है, उसको रिवर्स करने जा रही है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, और हाँ, इसमें एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिया है एक रेलवे ऑफिसर का। तो एक्चुअली क्या था ये बताया है। हाँ, ये जून में गोरखपुर से एक ट्रेन थी, उसमें जो टिकट इंस्पेक्टर था उसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसने अपनी सीट छोड़ी और कैसे उस कपल को सीट दी, क्योंकि उनको सीट नहीं मिली थी। और उसने फिर टिकट जो इंस्पेक्टर था उसने अपना पूरा देकर जगह, और वो खुद अपने प्राइवेट स्पेस जो होता है अपना टिकट इंस्पेक्टर का, वो उस स्पेस में उस कपल को आके बैठने दिए, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल पाया था वेटिंग लिस्ट की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से जो लोग इस वर्कशॉप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ऑफिसर, उनको कितना इससे कर्मयोगी क्रेडो, हाँ यस, कर्मयोगी से उनको कितना ज़्यादा उनकी स्किल्स इन्हेंस हो रही हैं। क्योंकि बॉलीवुड, अब देखो बॉलीवुड को देखा जाए तो उसने ना बहुत एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बना दिया इन चीज़ों के खिलाफ, खास करके पुलिस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कर्मयोगी एम्स टू चेंज सच पर्सपेक्शन। ठीक है, जो चीज़ दिखाया गया कि नेगेटिव होते हैं पुलिस वाले और इस तरीके से होते हैं, पुलिस वालों को कर्मयोगी के तहत मोर सिटीज़न फ्रेंडली ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग्स दी किस जाएंगी? ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को, है ना, डिप्लोमेट्स को, इन सब को दी जाएगी। माने कि आईएफएस है और आईपीएस है और बाकी जितनी पुलिस सर्विसेज होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स में पीसीएस होता है, आईएएस होता है, आईआरएस होता है। तो इन सभी को मिलाकर कई इन सबको कि हर स्केल पर, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोई रेलवे का टिकट कलेक्टर हो, ये सभी सिविल सर्वेंट्स ही हैं। दे आर द एक्चुअल गवर्नमेंट। तो इन सबको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये फॉर्मूला होगा इसका 7-20-10। 70% जो होगा वो जॉब एक्सपीरियंस से उनको मिलेगा,
20% उनको मिलेगा अपने पीयर ग्रुप से और 10% उनको मिलेगा क्लासरूम टीचिंग से। तो इस फॉर्मूले के ऊपर ये कर्मयोगी काम करेगा। और इसमें एक चीज़ ये भी बताइए कि कैसे, वैसे ज़्यादा कुछ रिलेवेंट है नहीं, बट सलमान खान की इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बताया, उन्होंने ट्वीट किया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मैसिव प्रोग्राम टू मेक पुलिस फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर पीपल फ्रेंडली। अब चुलबुल पांडे की ऐश है। तो ठीक है। हाँ, इसके ऊपर एक चीज़ और ये आया है कि इन दिस इंडिपेंडेंस डे in his Independence Day speech last year, Prime Minister Modi said he was convinced that the government official will perform well if provided the right skills. If provided the right skills, knowledge and talent. और ये सब किसके तहत करने की है? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ बार बार आ रही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये द होल गवर्नमेंट अप्रोच। तो बेसिकली क्या है, मिशन कर्मयोगी में प्रमोट किया जाए, एक्चुअली प्रमोट तो नहीं कहेंगे उनको, और मिनिस्ट्रीज़ को कहा जाएगा, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सबको कहा जाएगा कि अपने अपने लेवल पर ट्रेनिंग दो। अब मैं आपको ट्रेनिंग का बताता हूँ। सपोज़ एक ऑफिसर है जिसने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी है हमेशा, ठीक है, और अब वो ऑफिसर बन जाता है। तो अब एक इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया है और सपोज़ मान लो एक बायोलॉजी से पढ़ के आया है, एक ने हमेशा पढ़ाई बायोलॉजी से करी है, पर अब वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम तरीके का काम कर रहे हैं, और दोनों का ही काम किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कहीं से उनकी इकोनॉमिक्स की और बायोलॉजी की पढ़ाई काम आई? नहीं आई। तो इसलिए कर्मयोगी के अंडर ये देखा जा रहा है, मिशन कर्मयोगी के अंडर, कि उनको उस तरीके की जॉब दी जाए, उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए जिस डोमेन के वो हैं। अगर एक बंदा इकोनॉमिक्स के डोमेन का है तो कहीं ना कहीं उसको कोशिश की जाए कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही उसको ट्रेनिंग भी दी जाए और उसी में उसको जॉब भी दी जाए, उसमें उसको टास्क दिए जाएँ। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स का बंदा है तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा जाएगा कि इस ऑफिसर को, जो इकोनॉमिक्स डोमेन का है, इसको ट्रेनिंग दी जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे इसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ओन पेस पे उसको ले सकते हैं ट्रेनिंग को। तो जो होल गवर्नमेंट अप्रोच है वो यही है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी अलग अलग है, जैसे अब नीति आयोग ही है, तो अगर कोई इकोनॉमिक्स का बंदा है या पब्लिक पॉलिसी वगैरह से पढ़ा हुआ है तो उसको इसी तरफ से ट्रेनिंग दी जाए। बस यही है मिशन कर्मयोगी में, ठीक है। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपना एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है। हर बार की तरह होता क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी लीडर आता है चुनकर, अभी इस टाइम पर जो बाइडन है, और उससे पहले क्या थे? ट्रम्प थे, उनसे पहले ओबामा थे। तो ये जो होते हैं ना, ये अपनी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ को, इंटरनल सिक्योरिटी को, अपनी डिप्लोमेसी को, इन सब के लिए इन सब की अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी होती है उसको शेयर करते हैं एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो इस साल भी जो बाइडन ने अपना शेयर किया है। तो बेसिकली क्या है इसमें, अब हम इंडिया, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम 4 कंट्री के बारे में बात करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना। तो आप जाते हो डिस्क्रिप्शन में, वो डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डाल दिया है, उसमें देख लेना। तो अगर आप उसमें देखें, उस PDF में सर्च करें, तो पाकिस्तान का नाम ना एक भी बार नहीं लिया। हाँ, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में देखा गया है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है दैट यू आर नॉट फूलिंग अस। जो F-16 का पैकेज मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया भी था कि F-16 का पैकेज जो है वो उसके अप्रूव किया है US ने, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ये हवाला देते हुए कि ये किनके लिए है? टेररिज्म के लिए, जबकि सबको पता है कि वो किसकी तरफ यूज़ होएगा? इंडिया की तरफ, ठीक है। बट उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर।
तो पर इतना एक्सपेक्ट करने के बाद भी सोच जा रहा था कि पाकिस्तान को काफ़ी इसमें तवज्जो दी जाएगी, इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी उसके बारे में होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान आज इस टाइम पहली बार, ये चारों केस आज इतिहास में पहली बार किसी यूएस के ऐसे डॉक्यूमेंट में इस तरीके से इनका लिखा गया है। पाकिस्तान, इसके बारे में ज़ीरो टाइम लिखा है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है कहीं, पाकिस्तान को 0 बार इंक्लूड किया है इन्होंने, इंडिया को 8 बार किया है, ठीक है। बट अब इंडिया का स्पेशल केस क्या है? इंडिया का केस स्पेशल ये है कि इन्होंने इंडिया को अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाई बुलाया है। देखो यार, हम यूनाइटेड स्टेट्स को बुलाते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स को अपना पार्टनर बुलाते हैं और वो हमें अपना अलाई बुलाता है। देखो थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत माइनर फ़र्क है दोनों में, पार्टनर में और अलाई में। पार्टनर होता है जिससे हमारी अच्छी बन रही है, ट्रेड करते हैं, डिफेंस करते हैं, सब कुछ। यूएस अलाई का इस्तेमाल तब करता है जब वो ये कहता है कि इमरजेंसी में काम आने वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट, और अगर हम कहीं वॉर लड़ने जाते हैं तो ये हमारे साथ खड़ा होएगा, हम साथ मिल के लड़ेंगे, उसलिए। तो अब आप देखो कि हम तो फिर भी पार्टनर बुला रहे हैं, यूएस हमें डायरेक्ट अलाई बुलाता है। आज तक भी आपने देखा हो तो किसी भी एनवॉय टू यूएस ने, इंडिया का एनवॉय ने टू यूएस कभी भी अलाई वर्ड का यूज़ नहीं किया, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कभी यूज़ किया, ना प्राइम मिनिस्टर ने कभी यूज़ किया, किसी ने भी अलाई वर्ड का यूज़ नहीं किया। हम सिर्फ पार्टनर का यूज़ करते हैं। जबकि यूएस ने इंडिया को अपना एलाई बताया है, तो ये भी एक पहली बार हुआ है। अब पहली बार क्या हुआ है? पहली बार ये हुआ है कि रशिया को भी इतनी तवज्जो नहीं दी गई डॉक्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि रशिया को ये कहा है कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, टैकल कर लेंगे, हाँ है प्रॉब्लम इससे पर टैकल कर लेंगे, इसको ये कहा है। जबकि अब तक जितने भी इनके वाले डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रशिया को इतना नेगलेक्ट किया गया हो। हमेशा रशिया को ना अपने जो एक उनका होता है ना अगेंस्ट सेक्शन, उस अगेंस्ट सेक्शन में सबसे ऊपर रखा जाता है ना। तो रशिया का स्पेशल केस इस साल ये हुआ। और चाइना का स्पेशल क्या हुआ कि चाइना को रशिया की जगह दे दी गई है और ये कहा है कि रशिया से तो निपट लेंगे, चाइना इज़ द प्रॉब्लमेटिक। तो चाइना को नंबर 1 पे इन्होंने अपना ये बताया कि इसको टैकल करना है, और कहीं ना कहीं इसलिए इंडिया को भी इतनी तवज्जो दी गई। ठीक है, यही है इस पूरे आर्टिकल में, आप पढ़ना इसको। और चाइना ओनली कॉम्पिटिटर, हाँ चाइना ओनली कॉम्पिटिटर और इंडिया एक की पार्टनर। तो चाइना ओनली कॉम्पिटिटर, ओनली से हम मतलब ये है कि उन्होंने रशिया को नेगलेक्ट कर दिया, रशिया को नेगलेक्ट कर दिया है। तो ये इसके बारे में तो इतना ही था। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। और नेक्स्ट न्यूज़ यही है कि जो चाइना को ओनली कॉम्पिटिटर बताया है और इस गलत प्लेस पर रखा है, गलत तो नहीं है, वैसे रखा सही है, बट चाइना को अच्छा नहीं लगा। तो नेक्स्ट इसके ऊपर ही है ये कोल्ड वॉर थिंकिंग। चाइना ने कहा है कि कोल्ड वॉर थिंकिंग, जो यूएस की जो थिंकिंग है चाइना की तरफ, वो कोल्ड वॉर है, ग्रेट पावर टसल नॉट कंस्ट्रक्टिव। अब ये कह रहा है कि अगर 2 ग्रेट पावर इस तरीके से टसल करेंगी तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो एक डेवलपिंग चीज़ नहीं होगी, वो एक गलत होगी। चाइना वांट्स यूएस, तो चाइना की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने कहा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, एक चीज़ मिसिंग है इसमें, काफ़ी शॉकिंग है कि आज के पेपर में वो नहीं है। आई विल डिस्कस दैट, क्योंकि जब मैंने शी जिनपिंग की फ़ोटो देखी तो मुझे लगा कि उसके बारे में डिस्कशन होगा, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि चाइना ने कहा क्या है। वैसे ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक नहीं है, जो कहा है मैं आपको बताता हूँ। तो चाइना की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा है एफर्ट्स देने चाहिए टू रिपेयर टाइज आफ्टर बाइडेंस न्यू सिक्योरिटी प्लान। जो बाइडेन का NSS है, सिक्योरिटी प्लान जो है उनका, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, एक्यूज़ किया है वॉशिंगटन को कि उनकी कोल्ड वॉर थिंकिंग है और वो एक टसल चाहते हैं और उनको एफर्ट्स देने चाहिए चाइना के और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं उनको फिर से एक कह सकते हैं स्ट्रेन करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और बस जियोपॉलिटिकल मूव का है और कहा है कि हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हमारी सप्लाई चेन हो उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और 1-2 स्टेटमेंट और हैं NSS डॉक्यूमेंट में जो कि चाइना को पसंद नहीं आए, जिसमें रशिया, चाइना एंड सम अदर गवर्नमेंट्स करके लिखा है। तो वो सब कहा है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर तो बस यही है। थोड़ा सा ये है कि जो
कैबिनेट रिशफलिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो इन्होंने ये तो मेंशन किया है न्यूज़पेपर में कि जो नेक्स्ट जो आ रहा है इनका टर्म, क्योंकि अब इनके 5 साल फिर से पूरे होने वाले हैं, तो अब ये टर्म आ रही है कि दोबारा 5 साल के लिए प्रेसिडेंट शायद शी जिनपिंग ही बने। अब इसके ऊपर ना, जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है। चाइना में पहली बार, मतलब पहली तो नहीं दूसरी बार, इससे पहले कब हुआ था चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे पहले हुआ था जब एक बार चाइना की जो डेमोक्रेसी थी उसमें आने ही वाली थी। एक बार इतने बुरे माहौल बन गए थे कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो गए थे कि हमें दोबारा से वापस से डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि ताइवान की जो गवर्नमेंट थी वो पहले जब चाइना में थी तब थी डेमोक्रेसी, बट बाद में वो हट गई, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद अब देखा जा रहा है पहली बार कि चाइना में इस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि शी जिनपिंग को हटाया जाए। उनको बहुत गलत उससे देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक सही लीडर नहीं है। कोविड की जो उनकी एकदम हार्श वो थी ना कि भाई नहीं, ये जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं वो फॉलो करने हैं और किसी को देखना नहीं है। कई सारे लोग गरीबी के शिकार हो गए हैं चाइना में, और उनकी एक ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो उनकी थी कि भाई उनको दुनिया को बताना नहीं है हमारे यहाँ कोई कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, और स्टैटिस्टिक्स छुपाना, फिगर्स छुपाना कोविड पेशेंट्स की, और भी कई सारी चीज़ें। डिप्लोमेसी में तो चाइना, जो आज चाइना का स्टांस है, जिस चीज़ में चाइना है, तो उस हिसाब से तो बहुत बुरा हाल हो रखा है डिप्लोमेसी का, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की वजह से ही है, और लोग भी यही मान रहे हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो बस यही था आज का न्यूज़। और हाँ, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हु इज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो मैंने पूछा था कि अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, शशि थरूर हैं, तो सही आंसर है अमित शाह। तो अमित शाह इज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अभी जब 2019 में या शायद 20 में जब कैबिनेट रिशफल हुआ था 2020 में, आई थिंक 20 में ही हुआ था, तो उसमें एक नई मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो किसके अंडर दी गई, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्हीं के अंडर दी गई, अमित शाह। तो करंटली अमित शाह जी के अंडर 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक होम मिनिस्ट्री और एक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। रोज़ मैं सुबह न्यूज़पेपर लाता हूँ। थैंक यू।